गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल नेक्स्ट। अपने इस डिस्कशन में हम लोग सीबीआई एपीपी 2023 का जो पेपर हुआ है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मज़ेदार बात कुछ जानने वाली आपके लिए ये है कि अगर आप इसका वेटेज देखें, इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर का वेटेज देखें तो 120 में से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक बात है। मैंने आपकी सुविधा के लिए पेपर को बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े इसलिए एक जगह क्वेश्चन नंबर नोट कर लिए हैं। और आपको मैं बताऊं कि लगभग 30 क्वेश्चन जो डायरेक्टली हैं, और अगर हम इसमें थोड़ा सा सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस को जोड़ दें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है तो उसको मिला ले तो 32 हो जाते हैं, यानी 25% सिलेबस यहीं से आ रहा है। और ये ट्रेंड भी है, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है तो आप उसमें इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक बात है। तो आइए देखते हैं, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के दौरान आपको अपने मन में इसका आंसर सोच लेना होगा। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको बताते हुए मैं क्वेश्चन को आगे डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं, 1 से लेकर 9 तक इस पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सीबीआई ईपीपी 2023 का पेपर है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगवा दूंगा, आप लोग प्लीज डाउनलोड करके सॉल्व करिएगा। ऑल्दो हम और हमारी टीम पूरी मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इम्पीचमेंट ओनली ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पीचमेंट देता है किसके लिए? एक जनरल सा नोशन ये नहीं कि हम लोग नॉर्मली बोलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट हो गया, हाई कोर्ट के जज का हो गया, बट सही टर्म जो है ना वो केवल एक के लिए है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है पॉइंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 124 सब क्लॉज 4 में शायद रिमूवल ऑफ इंडिया का है। कैग के लिए भी रिमूवल का प्रोसेस है, इनके लिए भी रिमूवल का प्रोसेस है। तो इम्पीचमेंट जो करेक्ट वर्ड है वो किसके लिए है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है। राइट, आप बस जल्दी जल्दी मन में सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहे। हाई कोर्ट के लिए देखेंगे तो आप 217 पढ़ लीजिएगा। एक ऐसे भी रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया और यहाँ एक दो रेफरेंस आर्टिकल को मैं आपको बता रहा हूँ तो उसको आप इस पेपर के साथ रिवाइज करते रहिए। तो जब आप इसको पढ़ना तो 124(4) और 217 क्लॉज 2 पढ़ लीजिएगा। और इसमें ये भी समझ लीजिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, जल्दी से सोच लो, नहीं सोच पाए तो बता दो 61। ठीक बात है, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका एंगेजमेंट बढ़ता रहे और आप चीजों को रिवाइज करते रहे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स पावर ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी एक्सरसाइज एट हिज प्लेजर। कहने का मतलब ये कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिखा हुआ है कि पावर राष्ट्रपति को करना है तो कुछ मामलों को छोड़कर ये बात इसमें इंक्लूड है कि उसका मतलब है विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 74 आर्टिकल में लिखा हुआ है, यानी whenever the constitution of India confer power on the president of India to be exercised at his pleasure, the same has to be exercised on the aid and advice of the union council of minister except। ये जो नीचे चार बातें लिखी हुई हैं, चार ऑप्शन लिखा हुआ है, इनमें ये पॉइंट कहां पे नहीं माना जाएगा, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर सकता है जिसमें उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ग्रांट पार्डन टू द कन्विक्ट अंडर आर्टिकल 72। ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर यहाँ पे है, इसको आप देखिएगा, आर्टिकल ये रेफरेंस का आर्टिकल है, पढ़िएगा। और आपको पता ही होगा कि ये जो पावर है ये प्रैक्टिकली एक्सरसाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं सही है, इसको काट देते हैं, ये आंसर नहीं सही है। डिसमिस पब्लिक सर्वेंट अंडर आर्टिकल 311। तो देखो, नेचुरल जस्टिस का भी प्रिंसिपल है, 311 का जो प्रिंसिपल है वो इसको सस्पेंड करने के लिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है। अगला देखते हैं, गिव सैंक्शन टू अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 304 सब क्लॉज बी। ये बात तो सही है कि गवर्नर कुछ बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है कि अंडर सम सर्कमस्टांसेस आप क्या कर सकते हैं, बट ये जो बिल रिजर्व किए जा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, यहाँ भी प्रेसिडेंट की कंसेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसेंट हुई। एंड द फोर्थ वन इज डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1। तो ये पॉइंट ऐसा है जिसके लिए प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। तो जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशन के लिए कोई इशू होगा तो उसको एक्सरसाइज कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा इन द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो पॉइंट है ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। इसका भी आर्टिकल आप समझ लीजिए, इसको आप देखना चाहें तो 100(02) क्लॉज 1 से यहीं पे लिखा हुआ है, इसी आर्टिकल में ही ऐसा लिखा हुआ है।
पॉइंट क्लियर? तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा देखिए फटाक से, इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, राज्य ने अलग लॉ बनाया हुआ है और केंद्रों ने अलग लॉ बनाया हुआ है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस है। अगर ऐसा है, इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द स्टेट लॉ वुड बी, स्टेट लॉ इनमें से कब वैलिड होगा? तो आप पहले पढ़िए, स्टेट लॉ वुड बी वैलिड इफ पास्ड अंडर एनी एंट्री इन लिस्ट 3 ऑफ 7 शेड्यूल। अगर कॉन्करेंट लिस्ट से कोई सब्जेक्ट है तो स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये पॉइंट तो हो सकता हो सही हो। चलिए आगे देखते हैं, वैलिड इफ लॉ वाज पास्ड ऑन द सब्जेक्ट इन द लिस्ट 2, यानी स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है तो हो सकता है। तीसरा पॉइंट यहां पे समझ लीजिए पहले, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। वैलिड इफ इन द पिथ एंड सब्सटेंस द स्टेट लॉ वाज कवर्ड अंडर एनी एंट्री ऑफ लिस्ट 2 एंड फोर्थ वन इज इनवैलिड इफ इट इज कवर्ड। ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है, अगर सेंटर का कोई कानून है, लिस्ट 1 का कोई लॉ है, तो वहां स्टेट लॉ तो कभी प्रिवेल कर ही नहीं सकता है। अब इन 2 पॉइंट पे आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ क्या गलती है। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हैं। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में है बट उस सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि वो सेंट्रल लिस्ट में फॉल किया जाना चाहिए, तो वहां पे यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। ऐसे ही लिस्ट 2 में भी है। बट अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि वैलिड इफ इन द पिथ एंड सब्सटेंस, यानी उस सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट या ट्रू नेचर है वो स्टेट लॉ में फॉल करता है, तो इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी द स्टेट लॉ वुड प्रिवेल। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में कि अगर कोई कंफ्लिक्ट पैदा होता है स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ में, कोई इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होती है, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? जो सब्जेक्ट है उसका ओरिजिनल ट्रू नेचर किसके पास है, इस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो ये हम लोगों ने आगे क्वेश्चन कर लिए। अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं, ये ऑर्डिनरी कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द रिट ऑफ सर्श्योरी कैन नॉट बी इशूड। कल मैम भी बता रही थी, देखा होगा आपने, आज मैं भी यही डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ही इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये अंडरलाइन कर लेना है, कैन नॉट। क्योंकि गलती यही होती है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग सही को पहचानने की कोशिश करता है। तो देखिए, टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केसेस पेंडिंग इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सर्श्योरी की रिट इसलिए इशू की जा सकती है ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केसेस को मंगाया जा सके। एक पॉइंट, टू क्वैश अ डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, to decide whether a lower court has jurisdiction to decide a case pending before it, to direct a person to vacate a public office held by him। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये जो शायद लिखा हुआ है ये क्यो वारंटो लिखा हुआ है कि रिट सर्श्योरी की रिट क्यो वारंटो में क्या होता है कि आप किसके अधिकार से पब्लिक ऑफिस पर बैठे हुए हो और उस पद को खाली करो, तो और ऑन होम राइट्स ना, तो ये क्यो वारंटो, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। तो ऊपर के 3 पॉइंट रिट ऑफ सर्श्योरी से किए जा सकते हैं, बट ये फोर्थ वन के लिए कौन सी रिट चाहिए? क्यो वारंटो चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा जल्दी हो रहा है तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि समय तो कम है भैया, दिसंबर में पेपर देना है, तो जल्दी और देर का तो प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज, देखिए, एन ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जा सकती है, पहला, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 312 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेकिंग रूल अंडर आर्टिकल 309 बाय द गवर्नमेंट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। तो भैया देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल आपने पढ़ा ही होगा, तो जैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं वैसे हम इस बात को समझ ले कि ये कोर्ट वोर्ट का यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन देने को दे, इससे क्रिएट नहीं हो सकता है। बाय द गवर्नमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये भी बहुत सारे इश्यूज करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देखिए एक एम्बिग्विटी दिख रही है यहाँ पे। चलिए, और पूछा गया ऑल इंडिया सर्विसेज, इस लिहाज से भी आप काट सकते हो। और अगर सीधे सीधे पता हो तो 312 जो आर्टिकल है उसमें ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है कि इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जा सकती है। आज की डेट में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आपके पास में, कौन कौन सी? IAS और IPS, और तीसरी कौन सी है? IFS। ये फॉरेन सर्विसेज नहीं है, इसका क्या है? फॉरेस्ट सर्विसेज ना, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है वो ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। आर्टिकल रेफरेंस यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा 312 को,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। आर्टिकल 330, ये थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, जूम करके देखना। आर्टिकल 330 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट, अंडरलाइन करो, डज नॉट कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू द रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ। 330 में इनमें से किसके लिए फेवर नहीं है? तो आप देखेंगे 330 क्लॉज 1 ये लिखा हुआ है, 330 क्लॉज 2 लिखा हुआ है, 330 क्लॉज 3 लिखा हुआ है, या शायद ABC है, इसको चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बट ये जो एंग्लो इंडियन वाली बात है 331 आर्टिकल है, ठीक बात है। तो SC के लिए, ST के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में का जो प्रोविजन है वो 330 में दिया हुआ, और क्वेश्चन ने पूछा है इनमें से क्या 330 3 में नहीं है, तो क्या नहीं है, 331 वाला है। और आपको ये भी पता होगा कि बाई 104th अमेंडमेंट एक्ट हमने ये जो एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन है इसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे रेफरेंस आप पढ़ लेना, 330 आर्टिकल पढ़िएगा और 331 पढ़िएगा और 104 संविधान संशोधन पढ़ लीजिएगा। यूपीएससी की आदत है, देखो केस लॉज नहीं है। अगर हम 32 क्वेश्चन की बात करें तो केवल 2 केस लॉज हैं आपको, बाकी 30 कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। सीबीआई ईपीपी का एग्जाम करना है तो 2 चीजें आपको देखनी होंगी, पहला क्या, डायरेक्ट रीडिंग, और दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। चलिए खैर आगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डिस अलाउज द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से क्या डिसअलाउ करता है? तो किसी लोकसभा कैंडिडेट के क्रिमिनल हिस्ट्री को जानना, तो आपने देखा होगा 50 वेबसाइटें, myneता.com, myleader.com, जिसमें सब बताया कि किसने क्या ऑफेंस किया है क्या नहीं, तो भैया वो तो पब्लिक डिस्क्लोजर में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, तो ये भी आपका अधिकार है, आप मांग सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि द कंट्रोवर्शियल कीवर्ड ऑल, ओनली, ठीक बात है। तो अभी एक एक करके समझिए, सीरीज फॉलो करोगे तब सारा ज्ञान एक साथ आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो जैसे ही कहीं ऑल शब्द आए तो उसी स्टेटमेंट को पकड़ लो और उसको चेक करने की कोशिश करो। ऑल कैबिनेट पेपर, अब कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, एटॉमिक एनर्जी वाली मीटिंग है या कोई ऐसी मीटिंग है तो जिसको आरटीआई में नहीं लाया जा सकता, तो ये ऑल ही जवाब दे रहा है कि सी ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर? तो सारे कैबिनेट पेपर को बताना जरूरी नहीं है। अब यहाँ केवल कैबिनेट पेपर होता है तो आंसर कंफ्यूजन हो सकता था। क्लियर? जैसे ही ऑल लिखा तो इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग ऑफ, खूब चर्चा में रहता है ये, इसको समझिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किन मामलों में बराबर है? पहला, एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज, तो आपको पता है इसमें बराबरी नहीं है। हाई कोर्ट के लिए 5 साल का अनुभव चाहिए, 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिसर 5 साल, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 साल आप हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हो और 5 साल जज रह चुके हो या 10 साल तक वकालत कर चुके हो। रिटायरमेंट एज, तो देखिए इसका कोई मेंशन नहीं है 62 पे हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है और 65 पे सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा, मिनिमम एज नहीं है, मैं इस पे लेके कंफ्यूज हुआ। हाई कोर्ट में एडमिशन के लिए एज अ जज, सॉरी रिक्रूटमेंट के लिए एज अ जज कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है। खैर, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जज एंड हियरिंग अपील्स, तो हियरिंग अपील्स में भी इक्वल फुटिंग नहीं है। बहुत सारे मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और बहुत सारे मामलों की हाई कोर्ट कर सकता है। बट रिमूवल ऑफ जजेस एक ऐसा है जिसको संविधान में बराबर दिया गया। आप देखेंगे तो 217 है इसका आर्टिकल, इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जज को उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। क्या प्रोसीजर होगा ये मेंशन है जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968 में। तो थोड़ा सा फिर से आप समझिए, यहाँ पे आप पढ़ लेना ना, 124 217 ऊपर ही बताया, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? बाकी यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 9, द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी नॉट वायलेटेड। फिर देखो एक खास ट्रेंड है यूपीएससी का, ये सीधे सीधे नहीं पूछते, क्वेश्चन सीधे सरल हैं बट जबरदस्ती नॉट, कैन नॉट और इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो नॉट वायलेटेड, so there is a reasonable classification between person, things, places and having nexus with objective। साफ साफ इसको बोलते हैं इंटेलिजिबल नेक्सस ना। हम इस तरह से रिजर्वेशन कर सकते हैं ताकि सोसाइटी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो। अगर कोई डिप्राइव्ड रह रहा है, कोई वंचित रह रहा है तो उसकी जरूरतें पूरी, तो पहला तो सही है।
दूसरा, वन पर्सन इज ट्रीटेड एज अ क्लास, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है कि अगर एक पर्सन के लिए भी हमें रिजर्वेशन देना है तो उसे क्लास की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ये भी सही होगा। स्पेशल कोर्ट फॉर द स्पेशल ऑफेंसेस, अब 50 कोर्टों के नाम जानते होगे जो स्पेशल ऑफेंसेस के लिए बनाई गई है ना, तो इसमें क्या हुआ, तीनों ही सही होगा, डी ऑप्शन सही, 1, 2 एंड 3। खास बात देखो, अगर ऑल ऑफ द अबव है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कौन सा आंसर सही हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव का सही हो जाता है। तो ये 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के थे, 1 से लेकर 9 तक, और 10वां जो है वो क्रिमिनल लॉ का है। यहाँ पे ना मैं टीम को बोलूंगा कि जो कल वीडियो बनाए गए हैं क्रिमिनल लॉ के उसको ऐड कर देंगे, इसके कार्ड्स में ऐड कर देंगे, तो आपको ना पूरे सीक्वेंस से देख सकते हो। चलिए, इसके बाद हम लोग को जो सीरीज मिलती है, क्वेश्चन नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशन का है, 14 पे पहुंच जाते हैं हम लोग जल्दी से। 11, 12 और 13, 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट, इनमें से सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर दी गई है। अब यहाँ नॉट नहीं लगा हुआ है ना, तो देखिए, टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर, 131 यही है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़िएगा, रेफरेंस आर्टिकल ले लीजिए इसको, इससे करते इसको। आगे देखिए और क्या पूछा है, टू ट्रांसफर इटसेल्फ एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग बिफोर इट, तो ये बात आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं मेंशन है, और इसमें जो मेंशन है वो ये मेंशन है बच्चों कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तो भेज सकते हैं, और सीआरपीसी में भी आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसफर के लिए बोल सकते हैं हाई कोर्ट में, बट अपने आप के लिए नहीं मंगा सकते, तो दूसरा पॉइंट तो गलत हो गया, ये नहीं कर सकते। टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सिविल सर्वेंट, ये भी आपके पास कोई अधिकार नहीं, एग्जीक्यूटिव का राइट है। टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, तुम देखो इस पॉइंट पे रिपीट हो गए हैं, 2 बार सिमिलर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पूछा गया क्या अधिकार है, तो इसका ऑप्शन जो है वो एक ही सही होगा, आई थिंक 14 नंबर क्वेश्चन था। तो टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड अनदर, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और यही सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से ड्यूरेशन को लेकर क्या बात नहीं चाहिए, पार्लियामेंट कितने समय तक रहेगी, ये बात सही नहीं है। तो 5 ईयर इन केस ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ये बात बिल्कुल सही है, 5 सालों तक रहती है लोकसभा अपने चुने जाने की पहली सिटिंग से लेकर 5 साल तक। दूसरा, काउंसिल ऑफ स्टेट इज नेवर डिसॉल्व, सही, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। 5 ईयर इन केस ऑफ हाउस विद द पीपल विच कैन नेवर बी एक्सटेंडेड, जहां पे भी एब्सोल्यूट टाइप वाला स्टेटमेंट देख रहे हो वहीं सावधान हो जाओ, नेवर भी नहीं, क्यों, इमरजेंसी में लिखा हुआ है लोकसभा की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, आर्टिकल 83 पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो क्या किया जा सकता है, लोकसभा के टाइम को बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है, आदत से नहीं बाज आएंगे, एक करेक्ट एक नॉट करेक्ट, एकदम कहानी बना रखा है। यूनियन ऑफ इंडिया हैज पावर टू इशू डायरेक्शन टू अ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट रेलवेज विद इन अ स्टेट, ठीक बात है, यूनियन के पास पूरा पूरा अधिकार है, आर्टिकल 365 पढ़िएगा कि राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं रेलवे वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ एक बात याद रखो, 365 डायरेक्शन देने का राइट है, और इन डायरेक्शन को नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर लगा देंगे क्या, 356 प्रेसिडेंट रूल, अगर डायरेक्शन नहीं मानेंगे तो प्रेसिडेंट रूल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाने का ये ग्राउंड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉट करेक्ट है, ये बात तो सही है। दूसरा, यूनियन ऑफ इंडिया कैन नॉट मेक लॉ फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, तो कैन नॉट, तो यूनियन ऑफ इंडिया कैन मेक लॉ ना, तो यूनियन ऑफ इंडिया ही तो लॉ बना सकता है यूनियन लिस्ट पे, तो यही पॉइंट से ये स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, पूछा है नॉट करेक्ट ना। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ, यही रेजिड्यूरी पावर है, क्या होती है रेजिड्यूरी पावर, जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, ना स्टेट में, ना सेंटर में, ना कॉन्करेंट में, पार्लियामेंट उस पर भी लॉ बना सकता है, इसे क्या बोलते हैं, रेजिड्यूरी पावर, तो बेसिकली रेजिड्यूरी पावर के पास लिखा हुआ है। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, बिल्कुल सही है, राज्य में इमरजेंसी जब लगी हो तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, तो ये सही है, ये सही है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया है क्योंकि यहाँ कैन नॉट लिखा हुआ, अब ये ऐसा लिखा होता है यूनियन ऑफ इंडिया कैन मेक लॉ, तो ये भी सही हो जाता है, तो यहाँ ऑप्शन सही क्या हुआ अभी। तो बच्चों हम लोग ने लगभग 12-13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बाकी अगले छोटे से वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, और ये भी मुझे जरूर बताइएगा कि स्पीड सही है कि और धीमे होना चाहिए या और तेज होना चाहिए।